एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमन नाम का एक किसान रहता था। रमन मेहनती था, लेकिन उसे अपने जीवन में ज्यादा चीजों की चाहत थी। वह हमेशा सोचता था कि अगर उसके पास ज्यादा धन दौलत होती तो उसका जीवन बेहतर होता। एक दिन रमन के खेत में खुदाई करते समय उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। वह पत्थर कोई साधारण चीज नहीं थी। जब रमन ने उसे हाथ में लिया तो एक दिव्य आवाज आई। यह जादुई पत्थर है, तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता है। सोच समझकर अपनी इच्छा व्यक्त करो। रमन बहुत खुश हुआ और तुरंत सोचा कि उसे क्या मांगना चाहिए। पहले उसने सोचा कि वह सोना मांग ले, फिर उसने सोचा कि जमीन मांगनी चाहिए, लेकिन लालच के कारण वह यह तय नहीं कर पाया कि एक ही बार में क्या मांगे जिससे उसे सबसे ज्यादा लाभ हो। कुछ समय बाद उसने पत्थर से कहा, मुझे इतनी संपत्ति दे दो कि मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। जादुई पत्थर चमका और उसकी इच्छा पूरी हो गई। कुछ ही दिनों में रमन के पास इतना धन आ गया कि वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन अब उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसे डर लगने लगा कि कोई उसकी संपत्ति चुरा न ले। वह हर समय बेचैन रहता। धीरे धीरे उसकी नींद और शांति छिन गई। एक दिन उसने सोचा, मैंने जादुई पत्थर से धन तो मांगा, लेकिन शांति क्यों नहीं मांगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पत्थर को फिर से ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पत्थर गायब हो चुका था। रमन को समझ आ गया कि लालच के चक्कर में उसने अपनी साधारण और सुखी जिंदगी खो दी। अब वह पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। शिक्षा: लालच करना हमारी खुशियों और शांति को छीन सकता है। संतोष ही सच्चा सुख है। गरीब किसान। गांव के एक कोने में बसे एक छोटे से कच्चे घर में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। रघु की दुनिया उसकी पत्नी पार्वती और बेटा मोहन तक ही सीमित थी। वह खेतों में कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी कि उससे पूरा परिवार ठीक से पेट भर सके। बावजूद इसके रघु हर दिन सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करता। रघु के पास कुल 3 बीघा जमीन थी, जिसमें फसल उगाना उसके लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। बारिश समय पर होती तो फसल अच्छी होती, लेकिन पिछले 2 साल से सूखा पड़ने के कारण उसकी हालत और खराब हो गई थी। बैंक से लिया कर्ज चुकाने की चिंता दिन रात उसे परेशान करती। गांव के बड़े जमींदार उसे अक्सर जमीन बेचने का दबाव डालते, लेकिन रघु अपनी जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं था। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारियों का दौरा हुआ। उन्होंने घोषणा की कि सरकार किसानों को नई तकनीक और बीज उपलब्ध कराएगी। यह सुनकर रघु को थोड़ी उम्मीद जगी। वह अगले दिन पंचायत भवन गया और अधिकारियों से मिलने के लिए लंबी कतार में खड़ा रहा। अधिकारियों ने उसे बताया कि अगर वह जैविक खेती की तकनीक अपनाएगा तो उसकी फसल में सुधार हो सकता है। रघु ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और बाजार से उधार लेकर जैविक बीज और खाद खरीदी। उसने जमीन को तैयार किया और नई तकनीक के साथ खेती शुरू की। हालांकि शुरुआत में उसे डर था कि अगर यह प्रयोग असफल हुआ तो वह और कर्ज में डूब जाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फसल के बढ़ने के दौरान एक नई समस्या खड़ी हो गई। गांव में टिड्डियों का हमला हुआ। टिड्डियों ने कई किसानों की फसलें बर्बाद कर दी। रघु को डर था कि उसकी मेहनत भी बेकार हो जाएगी, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी और मेहनत का परिचय देते हुए खेत के चारों ओर गड्ढे खोदे और उनमें धुआं करने की व्यवस्था की, जिससे टिड्डियां उसके खेत से दूर रहीं। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो रघु की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी फसल न केवल अच्छी हुई, बल्कि पड़ोसी किसानों से बेहतर भी थी। यह देखकर गांव के बाकी किसान भी उससे प्रेरणा लेने लगे। रघु ने अपनी उपज को बाजार में बेचा और अच्छी कीमत पाई। उसने अपने कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका दिया और बची हुई रकम से कुछ बकरियां खरीदीं। अब रघु केवल खेती पर निर्भर नहीं था, बल्कि बकरी पालन से भी आय अर्जित करने लगा। उसने अपनी पत्नी पार्वती और बेटे मोहन की इच्छाओं को पूरा करना शुरू किया। पार्वती ने भी घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा सब्जी बागान शुरू किया, जिससे घर का खर्च कम हुआ। मोहन अब स्कूल जाने लगा, जो रघु का सबसे बड़ा सपना था। गांव में रघु की मेहनत और ईमानदारी की चर्चा होने लगी। उसने दूसरों की मदद भी शुरू की।
जो किसान कर्ज और सूखे के कारण परेशान थे, रघु ने उन्हें जैविक खेती के फायदों के बारे में बताया। धीरे धीरे पूरे गांव ने यह तकनीक अपनाई और सभी की हालत सुधरने लगी। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि गरीबी और संघर्ष का सामना कर भी इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। रघु की तरह हर इंसान में वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सके। एक समय की बात है, एक गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह मेहनत और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाता था। उसकी जिंदगी साधारण लेकिन संतोषजनक थी। एक दिन वह नदी के किनारे जंगल में पेड़ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। नदी गहरी थी और लकड़हारा तैरना नहीं जानता था। वह उदास होकर नदी के किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि अब वह अपना काम कैसे करेगा। उसकी सच्चाई और परेशानी देखकर जल की देवी प्रकट हुईं। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। ये मेरी रोजी रोटी का साधन थी। अब मैं अपना काम कैसे करूँगा? देवी ने उसकी सच्चाई और ईमानदारी देखी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढकर लाती हूँ। देवी ने नदी में डुबकी लगाई और सोने की एक चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इसके बाद देवी ने फिर से नदी में डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने फिर ईमानदारी से कहा, नहीं माँ, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। लकड़हारे का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने कहा, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई और इनाम स्वरूप तीनों कुल्हाड़ियां उसे दे दीं। लकड़हारा देवी का धन्यवाद करते हुए अपने घर लौट आया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा इनाम लाती है। झूठ और लालच से बचना चाहिए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। धन्यवाद। समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी रहस्यमयी हवेली थी। यह हवेली गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी। लोगों का कहना था कि यह हवेली भूतिया है। कोई भी व्यक्ति रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। दिन में भी लोग उस हवेली के पास जाने से कतराते थे, लेकिन बच्चों को इन बातों से कोई डर नहीं लगता था। गांव के 4 दोस्तों प्रतीक, नेहा, रोहित और टिन्नी ने तय किया कि वे इस भूतिया हवेली का रहस्य सुलझाएंगे। एक दिन जब उनके स्कूल की छुट्टी थी, उन्होंने अपना प्लान बनाया। प्रतीक ने कहा, हम रात के समय हवेली में जाएंगे, वहाँ कुछ जरूर गड़बड़ है। नेहा ने थोड़ा डरते हुए कहा, लेकिन अगर सच में भूत हुआ तो? प्रतीक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है। चलो सच का पता लगाते हैं। हम आज रात हवेली में जाएंगे। टॉर्च और कैमरा मत भूलना, हम सबूत इकट्ठा करेंगे। रात होते ही चारों बच्चे ने कैमरा और टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही सब कुछ अंधकारमय और डरावना लगने लगा। हवेली के टूटी फूटी दीवारें और खिड़कियां तेज हवा के साथ आवाज कर रही थीं। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? नेहा ने कांपते हुए पूछा। प्रतीक ने उसका हौसला बढ़ाया, डरो मत, हम सब साथ हैं। हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद राहुल ने उसे खोल दिया। दरवाजे के खुलते ही अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर का माहौल अजीब और डरावना था। पुरानी लकड़ियों की गंध और दीवारों पर मकड़ी के जाले थे। चारों ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखना शुरू किया। अचानक एक काले बिल्ली ने भागकर उन्हें चौंका दिया। उफ! मैंने तो सोचा कि कोई भूत आ गया, रोहित ने राहत की सांस लेते हुए कहा। हवेली के अंदर चलते चलते वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का तख्ता था, जिस पर कुछ अजीब सी नक्शे जैसी आकृतियां बनी हुई थीं। नेहा ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, ये तो एक पहेली जैसा लगता है, शायद ये हमें किसी खजाने तक ले जाए। उन्होंने नक्शे को समझने की कोशिश की। नक्शे पर एक कुएं का निशान था, जो हवेली के पीछे की ओर इशारा कर रहा था। चारों बच्चे हवेली के पीछे गए।
जहां एक पुराना कुआं था। कुएं के पास एक पत्थर पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। राहुल ने टॉर्च की रोशनी से पत्थर को देखा और एक छोटा सा बटन दबा दिया। अचानक कुएं के पास की जमीन हिलने लगी और एक सीक्रेट दरवाजा खुल गया। दरवाजा एक सुरंग में खुलता था। चारों सुरंग के अंदर गए। सुरंग के अंदर चलते चलते अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी। कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? नेहा घबरा गई और बोली। शायद हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन प्रतीक ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कोई आवाजें हमें डरा नहीं सकती, चलो आगे बढ़ते हैं। सुरंग के अंत में एक बड़ा हॉल था। हॉल के बीचों बीच एक ऊंचा सिंहासन और चारों तरफ खजाने से भरे बक्से रखे थे। लेकिन अचानक एक लंबी परछाई उभरी। एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़े पहने हुए उनके सामने खड़ा था। मैं इस खजाने का रखवाला हूँ। जो इस खजाने को छूने की कोशिश करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। चारों बच्चे डर से कांपने लगे। लेकिन तभी टिन्नी की नजर आदमी के पैरों पर पड़ी। ये तो जमीन पर नहीं है, ये हवा में तैर रहा है, टिन्नी चिल्लाई। राहुल ने ध्यान से देखा और फिर उसके हाथ में पकड़ा कैमरा ऑन किया। जैसे ही कैमरे की लाइट उस आदमी पर पड़ी, उसकी परछाई गायब हो गई। वह असली आदमी नहीं, बल्कि एक प्रोजेक्टर की मदद से बनाई गई भूतिया छवि थी। चारों बच्चों ने खजाने के पास जाकर देखा तो उन्हें एक गुप्त डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि इस हवेली का असली मालिक एक वैज्ञानिक था, जिसने खजाने को बचाने के लिए इस तरह के भूतिया जाल बनाए थे। तो ये सब नकली था? प्रतीक ने हंसते हुए कहा। और लोग इस हवेली को सच में भूतिया समझते थे। चारों बच्चे गांव वापस लौटे और सबको इस हवेली की सच्चाई बताई। गांव वालों ने बच्चों की खूब तारीफ की और उस हवेली को फिर से एक म्यूजियम में बदलने का फैसला किया। इस तरह प्रतीक, नेहा, रोहित और टिन्नी ने न सिर्फ एक रहस्य सुलझाया, बल्कि सबको ये भी सिखाया कि डर का सामना करने से ही असली सच्चाई सामने आती है।